कर नहीं सकता, सिलेबस इतना ज़्यादा है कि मैं पढ़ नहीं सकता। ऐसे सुना होगा या फिर ऐसा ही स्टूडेंट के साथ होता है। वो इसीलिए क्योंकि शुरू से बच्चा जो है ना ध्यान देता ही नहीं है, सोचता कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अगले महीना पढ़ेंगे, अगले सप्ताह पढ़ेंगे। ऐसे करते करते कब एग्जाम्स का डेट नज़दीक आ जाता है उसको पता ही नहीं चलता, और फिर सचमुच में ऐसा ही लगता है, ठीक है, लगता है कि किसी तरह पास हो जाए, भगवान किसी तरह हमको निकाल दे। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर तुम लोग अभी से ध्यान दे दिया तो थोड़ा थोड़ा है। अब इतना देखो कितना लिखा हुआ है, इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना, ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं। ये आराम से कोई भी बच्चा अगर 1 घंटा में बैठ के समय दे दिया तो आराम से कर लेगा। और ना मुझे लगता है जैसा मैं समझाऊंगा उसमें तो थोड़ा सा 5-10 मिनट कम भी समय दोगे तो शायद आराम से हो जाएगा। तो अभी से ध्यान से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, देखो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तुम खेल भी पाओगे, इंजॉय भी कर पाओगे और पढ़ाई भी अच्छा से हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब चीज़ छोड़ के तुम 1 घंटा दे दोगे ना, 1 घंटा 2 घंटा, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन तुम उतना भी समय नहीं निकाल पाते हो तो लगता है कि बहुत आगे जाके तो भारी होगा, ठीक है। तो अभी से समय दो, अभी से समय दो। वो चेतन भगत एक बात कहते हैं हमेशा, वो अपने मोटिवेशनल स्पीच जब भी देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि किसी को अगर ऊँट खाना हो, अगर ऊँट, अब ये मत सोचना कि कहने मतलब ऊँट यानी हाथी, अगर किसी को हाथी खानी हो तो एक बार में तो खाएगा नहीं, कैसे खाएगा? मान ले हाथी, वो मत सोच कि सचमुच का हाथी, चलो मैं, तुम लोग का दिमाग है, पता नहीं, तुम सोचने लोगे कि हाथी खिला रहा है, ठीक है, हाथी नहीं खाना, हाथी का केक बना हुआ है, बड़ा सा केक, ठीक है, हाथी इतना बड़ा, अब तुम कैसे खाओगे? कैसे एक बार में सारा खा जाओगे, उसी में घुस जाओगे? नहीं, ठीक है, नहीं हो पाएगा। कैसे? धीरे धीरे, थोड़ा सा लाए, आज खाए, थोड़ा सा दोपहर में, थोड़ा सा शाम में, ऐसे करते करते एक दिन तुम हाथी बड़ा, इतना बड़ा केक खत्म कर दोगे, मेरा दावा है, ठीक है। उसी तरह अगर तुम लोग इतने ज़्यादा पढ़ते रहे, इतना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, तो एक दिन पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, और आराम से हो जाएगा, तुम लोग खेलते खेलते खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आज से तुम लोग प्रॉमिस करो कि तुमको अच्छा से पढ़ना है, कम से कम 1 घंटा समय निकालना है मैथ के लिए, ठीक है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आसानी से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो 9th क्लास का जो है अध्याय 1 शुरू कर रहा हूँ, और उसको देखो एक्सरसाइज पे एक बार पे मैं नहीं जाऊँगा, बस एक्सरसाइज में क्या चीज़ आने वाला है उसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यानी अध्याय 1 का ये संख्या पद्धति, अध्याय 1 में क्या है? संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब जितना उस चैप्टर में कवर हो चीज़ें हैं उतना मैं पहले बता देता हूँ, ताकि एक्सरसाइज जब तुम बनाने जाओ तो बहुत ही मक्खन जैसा लगे तुमको, ठीक है, आराम से हो जाए। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा संख्या पद्धति चैप्टर को जानने, चैप्टर में घुसने से पहले इसके अंदर में क्या है नहीं है, पहले सब्जेक्ट इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चैप्टर का जो नाम है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो यही इसी में छुपा हुआ है ये सारा चीज, संख्या पद्धति। इसमें क्या क्या है? संख्या और पद्धति। तो सबसे पहले संख्या, तो संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है ये संख्या? तुम लोग बोलोगे कि क्या बात कर रहे, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे संख्या, हम 9th क्लास में आ गए, हमको संख्या नहीं आएगा, क्या होता है? नहीं आएगा। क्या किसे कहते हैं संख्या? बोलो, हो गया ना कन्फ्यूजन में ना? संख्या किसे कहते हैं वो आना अलग बात है, ठीक है। संख्या किसे कहते हैं जब परिभाषा पूछता है तो थोड़ा सा सोच समझ के हमको देना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक। संख्या क्या है? देखो नंबर ऐसे प्रतीक, चिन्ह, चित्र अथवा संकेत जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, संख्या कहलाता है। ऐसा चिन्ह, प्रतीक, चित्र या संकेत, ठीक है, ये चीज याद रखो। चिन्ह, चित्र, प्रतीक, संकेत, ऐसा कोई भी चीज जो गणना के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं। गन्ना नहीं, वो खेत वाला गन्ना, वो जो जिसका जूस निकाल के पीते हैं वो वाला गन्ना नहीं, गणना के लिए करते हैं, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे देखो है, देखो 1 2 3 है,
ये रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिंदी में जो लिखते थे पहले पहले हमारे दादाजी जो सब जो लिखते थे ऐसे ही छोटा सा 1 2 3 इस तरह से लिखते थे। तो इस ये तीनों का यूज होता है ना गणना के लिए, गिनती के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। हाँ, अब बहुत सारे संकेत हैं, देख ये क्या है, पाई है, ये क्या है, हज है, ये क्या है, स्टार है, इस तरह से स्टार वगैरह रहता है, ये क्या है, डॉट है, ये क्या है, कोमा, ये सभी संकेत ही है, लेकिन सिंबल्स है कुछ कुछ, ठीक है। लेकिन उसको हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका हम गिनती के लिए करते ही नहीं है, गिनती के लिए तो हम इसका करते हैं, इसीलिए इसको जो है हम संख्या कहेंगे। लेकिन संख्या का डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। ऐसे प्रतीक, चिन्ह, चित्र अथवा संकेत जिसका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं संख्या कहलाता है। कितना आसान है ना, आसान। ओके, अब देखो, अब आते हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आजकल जो डायलॉग मारते रहता है, सिस्टम तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो वाला नहीं, ठीक है। नंबर सिस्टम, देख संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामांकन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामांकन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि दुनिया में बोलते हैं कि नहीं, मतलब हम जो संख्याएं लिखते हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग तरह के तुमको संख्याएं मिलेंगे। किसी संख्या को देख के तुम लोग डर भी जाते होगे, डरते हो ना। हाँ, जरूर डरता। अब बोलो कैसे, कैसे संख्या को देख के डर जाएंगे। जब तुम्हारे सवाल में अगर ऐसा आ जाए √5 प्लस √7, इस तरह की जो संख्या आ जाए 2√2 प्लस √2, इस तरह की संख्या आ जाए तो डर नहीं जाते हो, डरते हो, ठीक है। मानो या नहीं मानो, ठीक है। बहुत तरह की संख्या है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से है। माइनस वाले -1 2 3 -50 -60 -70 इस तरह के -77, ठीक है। 1/2 1/3 1/4 5/6 7/12 इस तरह की संख्याएं हैं, ठीक है। रूट में है √2 √3, ठीक है, 2√3 2√4 इस तरह की संख्या, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो आप इसको लिखेंगे और उसको व्यवस्थित तरीके से नामांकन करेंगे तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति बहुत अच्छा चीज़ है, कुछ भी नहीं है। संख्या पद्धति बस इतना चाहिए कि जितने भी सारी संख्या है उसको नाम दे दिया गया है। इस पूरे समूह को ये बोलेंगे, ये संख्या बोलेंगे, इस पूरे समूह को ये संख्या बोलेंगे, इस पूरे समूह को ये संख्या बोलेंगे, बस वही संख्या पद्धति है। देखो कैसे, देख अब संख्या पद्धति में देखो, मैं ना ऐसा नहीं किया हूँ कि तुम्हारी क्लास में जितना है मैं उससे एक्स्ट्रा ले लिया हूँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी क्लास में जितना तुम्हारे सिलेबस में है मैं बस उतने को ही कवर किया हूँ, ठीक है। तो बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा वो तामझाम मत करना कि तुमको तुम्हारे ऊपर भी लगे कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जितना सिलेबस में बस उतने पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। तो देखो संख्या पद्धति में यानी बहुत सारी संख्याएं हैं, सबको देख, किसी को प्राकृत संख्या बोला, किसी को पूर्ण संख्या बोल दिया, किसी को पूर्णांक संख्या, किसी को परिमेय संख्या, ठीक है। इस तरह से नाम रख दिया है। तो अब तो ये भी सुना होगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी संख्याएं हैं। सारी संख्याओं के नाम है कि इन संख्या को ये संख्या बोलेंगे, इस सारी संख्या को ये संख्या बोलेंगे, सब अपना अपना रूल रेगुलेशन है, ठीक है। यही तो है संख्या पद्धति, नामांकन को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सी संख्या है संख्या पद्धति के अंतर में, किस किस तरह का संख्या है। पहला देखो प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाले 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें देखो गिनती में प्रयुक्त होने वाले 1 से लेकर अनंत तक की, गिनती में प्रयुक्त होने वाले 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब बोलोगे गिनती में प्रयुक्त होने वाले 1 से लेकर अनंत तक कैसे बोले, गिनती में तो 1 से 100 तक लिखते हैं हम लोग। देखो अभी बच्चे थे उस समय, ठीक है, अब बड़े हो गए हो, थोड़े से आगे जाओगे ना तो उसी तरह से वो वाले मेंटलिटी हटा दो, ठीक है। इसी तरह मेरे क्लास में एक लड़की थी, वो उसको बोले कि 21 की टेबल में 4 बार में आ जाएगा जो चीज़ तुम खोज रही हो, ठीक है। तो
बोलती है कि 21 का टेबल कहाँ होता है, वो तो 20 तक ही टेबल होता है, मैंने आज तक तो 20 तक ही किया। तो इस तरह से मत सोचो, ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना है इस तरह से। हमको देख गिनती में प्रयुक्त होने वाले, देख 1 2 3 4 इस 100 तक तो हम लोग सीखते हैं नॉर्मल, क्या इतना तक आ जाएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे गिनती में प्रयुक्त होने वाले 1 से लेके अनंत तक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 100 101 102 ऐसे करके अनंत तक चलते जाएगा, ठीक है। उस सारी संख्याओं को ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। इससे अब इस पूरे समूह को 1 से लेके अनंत तक जो संख्याएं हैं उसको हम किससे दर्शाते हैं, तो इसे अंग्रेजी अक्षर के n के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी n के द्वारा, ठीक है। अंग्रेजी अक्षर के बड़े वाले n के द्वारा हम दर्शाते हैं कि ये प्राकृत संख्या है। अगर n लिखा हुआ है पूरे समझ लेना कि वो प्राकृत संख्या है। देखो कैसे नेचुरल नंबर है ना, तो इसका जो पहला अक्षर है n है, तो इसलिए n से दर्शाते हैं। कितना है ना सिंपल, बहुत सिंपल है कि प्राकृत संख्या का इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, तो इसीलिए हम इसको नेचुरल का पहला अक्षर n है तो हम n से दर्शाते हैं। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। अब देखो उदाहरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अनंत तक चलते ही जाएगा, ठीक है। ये सब के सब प्राकृत संख्या है। अब मैं तुमसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, बताओ। तो 1 से शुरू हो रहा है अनंत तक जा रहा है, तो पहला से शुरू हो रहा है तो पहला 1 ही तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, अनंत। कोई ऐसा संख्या नहीं है कि उसको हम प्राकृत संख्या बोलेंगे कि ये सबसे लास्ट बड़ी प्राकृत संख्या, अनंत है, ठीक है, अनंत। उसको तुम लिख नहीं सकते संख्या में कि हाँ महासंख्या जो बोलते रहते हो वो सब नहीं, अनंत है, उसमें भी 1 ऐड कर दोगे तो अनंत है बड़ी प्राकृत संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या। अब हमारे जो गणितज्ञ थे, ठीक है, उनका कहना था कि देखो जितने भी 1 से लेके 1 2 3 4 5 इस तरह की गिनती वाली संख्या उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो बेचारा 0 तो छूट गया, ठीक है। अब 0 छूट गया तो अब 0 को हम ऐड करेंगे, ठीक है, 0 को ऐड करें तो चलो 0 को जब हम ऐड कर दिया तो वो पूर्ण हो गया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं छूटा, पूर्ण हो गया, ठीक, पूर्ण हो गया। तो हाँ पूर्ण हो गया, तो इसको हम इसीलिए बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर। अब हम उसमें 0 भी ऐड कर दिए, अब सारा संख्या इसमें आ गया, ठीक है। धनात्मक संख्याएं हैं सारे के सारे, ये पॉजिटिव संख्या है, ठीक है। देखो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में ये जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, इसके संग्रह में शून्य को शामिल कर लेने पर जिस प्रकार की संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या के संग्रह में हम शून्य को भी ऐड कर दिए, बस ऐड किए तो अब वो क्या हो जाएगा, अब जिस तरह का वो समूह बन गया है तो उसी समूह को हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। या दूसरे शब्द में मैं यहाँ लिखा 0 सहित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 सहित जितने भी प्राकृत संख्या है सबके सब क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। इसे अंग्रेजी अक्षर के W के द्वारा दर्शाया जाता है। कितना आसान है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर, और होल का W पहला अक्षर W से शुरू हो रहा है, इसीलिए हम पूर्ण संख्या के जितने भी ये पूरे मेंबर्स हैं, ये पूरे जितने भी पूर्ण संख्या का वो जो ग्रुप है उस सबको हम किससे दर्शाएंगे, W के द्वारा। है आसान, बहुत आसान है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो उदाहरण में 0 ऐड करके 1 2 3, अब ये अनंत तक चला जाएगा, ये पूरे का पूरे 0 सहित ये जितने भी संख्या है सब के सब क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। हाँ ठीक। अब देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्योंकि अब 0 भी ऐड हो गया तो 0 सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, ठीक है, अनंत है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अब देखो अब गणितज्ञ का कहना ये था कि चलो हमने संख्या में एक का तो बना दिया कि प्राकृत संख्या है इस तरह के जो 1 2 3 4 है, 0 ऐड कर दिए, अब 0 ऐड हो गया तो सारे ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, अब उनका कहना ये था कि अगर माइनस वाले संख्या को भी ऐड कर दो तो माइनस वाले संख्या को अगर हम ऐड कर देंगे इस जितने भी संख्या है 0 से लेके 1 2 3 4 अनंत तक, उसमें अगर हम माइनस वाले को भी ऐड कर दूं तो माइनस वाले ऐड कर दूं तो पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या, इसी को पूर्णांक संख्या बोलता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। जब संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने से जिस प्रकार की संख्या बनती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी अक्षर के Z के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो जितने भी संख्या था
उसमें ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या, -1, -2, -3 इस तरह की संख्या को जब हम ऐड कर दिए, अब ये जो पूरे के पूरे ग्रुप बन गया, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, यानी 0, 1, 2, 3, -3, -4, -5, -6 ये जितने की जितने संख्या हो जाएगा इस सबको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। आया समझ में? हाँ आ गया होगा। लेकिन तुम लोग जरूर कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, और क्या सोच रहा होगा, जो वीडियो अच्छा से ध्यान से सोच रहा होगा कि इसको हम किस संख्या से दर्शाते हैं, क्या बोले एक बार फिर से बोलिए तो, क्या बोले थे अभी? तो हम बोले थे इसे अंग्रेजी अक्षर के जेड के द्वारा दर्शाते हैं। अब तुम बोलोगे हाँ कैसे, इसमें तो आई से शुरू है, फिर आप गलत बोल रहे हैं, ये क्या माजरा है, जेड से। देखो प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर में उसका जो पहला अक्षर था उसी से हम इंडिकेट करते थे, उसको दर्शाते थे। लेकिन ये पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर बोलते हैं इसको, इसको जेड से दर्शाते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों? क्योंकि गणितज्ञ के दिमाग में यही उचित लगा कि हम इसको जेड से ही दर्शाएंगे, आई से नहीं। बस यही रीजन। अब जेड से क्यों, तो थोड़ा सा जान लो उनके दिमाग में ऐसा क्यों ख्याल आया कि जेड ही होना चाहिए इसको दर्शाने के लिए। तो देखो जेड के द्वारा दर्शाया जाता है वो इसीलिए क्योंकि जेड जो है जर्मन शब्द जेहली, JAHLEN, जेहली से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल, JAHL, जहल, जिसका अर्थ है संख्या। ठीक है, तो बस इसीलिए उनको लगा कि नहीं हम जेड से ही इंडिकेट करेंगे किसको, इसको, जितने भी पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो इतना यहाँ प्लीज ध्यान रखना कि इंटीजर नंबर जो है उसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं, उसको जेड के द्वारा दर्शाते हैं। हाँ जेड से ही हम दर्शाते हैं कि हाँ ये जो है पूरे के पूरे समूह क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब देखो उदाहरण में -4 है, -3 है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक चले जाएगा, इधर भी अनंत तक चले जाएगा, पीछे भी -5, -6, -7, -8, -9 ऐसे करके अनंत तक, माइनस अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ठीक है, ये सब के सब समूह जो है ना, पूरे समूह क्या कह रहा है, ये पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। देखो अच्छा से ध्यान से देखते जाओ, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, यहीं पे लटा जाएगा। अब देखो ये पूर्णांक संख्या बोलता है कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है। अब बोलोगे कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है, जो वीडियो अच्छा ध्यान से देख रहा होगा वो समझ में भी आ गया होगा। देख तुम्हारे एग्जाम्पल में ये उदाहरण जो है यहीं पे दिख रहा है, 3 तरह का संख्या। एक तो है जो निगेटिव है, यानी ऋणात्मक संख्या, एक जीरो वाले में जा रहे हैं, और एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, 3 तरह का पूर्णांक संख्या तुमको दिख गया, तो हाँ दिख गया, तो चलो देखते हैं। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, कौन कौन? पहला है धनात्मक पूर्णांक, सभी प्रकृत संख्या धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रकृत संख्या है वो सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक है। ओके, ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक कौन सा है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो सभी ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, जितने भी ऋणात्मक संख्या है, -1, -2, -4, 5 ऐसे करके माइनस अनंत तक जितने भी संख्या है सबके सब ऋणात्मक पूर्णांक है। और तीसरा क्या है? तो शून्य पूर्णांक, शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। इस तरह से समझ में आ गया कि पूर्णांक कितने तरह का होता है? 3। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक और तीसरा शून्य पूर्णांक। है ना? आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो, अब जो भी हमारे मैथमेटिशियन थे, ठीक है, वो बोले देखो हम नंबर को तो बांट दिए हैं, प्राकृत संख्या में भी, पूर्ण संख्या में भी और पूर्णांक संख्या में भी, लेकिन फिर भी कुछ संख्या छूट रहा है। कौन संख्या छूट रहा है? बट्टे वाले। ठीक है, कुछ बट्टे वाले भी तो संख्याएं हैं। चलो हम कुछ ऐसे संख्या बनाते हैं, कुछ संख्या। अब देखो, तो वो बोला कि एक परिमेय संख्या लेते हैं, ये परिमेय संख्या नाम दी है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे हम अंश बट्टा हर, ये अंश बट्टा हर, अंश किसी का नाम नहीं है, ये मत सोचना वो मेरा फ्रेंड अंश, ठीक है, वो नहीं अंश, या मूवी अंश का वो भी नहीं है। अंश बट्टा हर, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, 9th क्लास से पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो वो तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारा क्या बोले उसको, तुम्हारा भाग्य है, नहीं पढ़े हो। ठीक है, अंश बट्टा हर सुना होगा, अंश बट्टा हर, यानी मान लो 4/3 लिखते हैं तो ऊपर में जो रहता है उसको अंश बोलते हैं, यानी 4 अंश है और नीचे 3 है तो नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर।
तो उसी को बोलते हैं अंश बट्टा हर। ठीक है, तो बोलता है वैसी संख्या जिसे हम अंश बट्टा हर अर्थात p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। ये p बट्टा q कुछ भी नहीं है, बस हम ऐसे थोड़े बोल सकते थे कि कहने का मतलब वैसी संख्या जिसे हम 4/5 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये संख्या नहीं दे डाल सकता था ना, तो इसीलिए p बाई q दे दिया। अब p की जगह पर कोई भी संख्या आ सकता है, q की जगह पे भी कोई संख्या आ सकता है, लेकिन अगर संख्या ही दे देता कि 4/5 के रूप में, तो ये तो गलत हो जाता ना। कहने का मतलब तब तो 4 और 5 के अलावा कुछ और लिख ही नहीं सकते थे, 4/5 के रूप में लिख सकते हैं 4/5 की, ये गलत। तो ठीक है, तो इसीलिए वो सोचे कि नहीं चलो p बटा q आसान है, p की जगह पे भी कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे x और y रहता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, y का भी मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस यही है कि p बटा q डाल दिया कि p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं, p की जगह पे कोई भी संख्या आ सकता है और q की जगह पे भी कोई भी संख्या आ सकता है, परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन क्या, जहां p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या तो अभी हम पढ़े थे ना, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या। कोई भी पूर्णांक, प्लस वाला हो, माइनस वाला हो, शून्य वाला हो, कोई भी संख्या होनी चाहिए चलेगा। p और q कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। बट लेकिन ये कि यहाँ पे तथा हर का मान, हर यानी q का मान, ये जो नीचे q है, ये q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसी संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में अर्थात अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं को, वैसी संख्या जिसे हम कोई भी संख्या मान लो उसको हम p बट्टा q के रूप में अगर लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि वो जो है ना दोनों पूर्णांक संख्या हो और उसके साथ साथ q का मान जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। p 0 चलेगा, q 0 नहीं चलेगा, q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, तो ही वो पूर्णांक, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अर्थात q बराबर 0 नहीं। देखो, इसे अंग्रेजी अक्षर के किसके द्वारा दर्शाते हैं, q के द्वारा। अब बोलोगे कि परिमेय संख्या का फिर तो रेशनल नंबर है, तो फिर समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर है, तो उससे तुम बोलोगे कि r से दर्शाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, गणितज्ञ का माइंड है। ठीक है, वो बोले नहीं हम q से दर्शाएंगे। अब q से क्यों दर्शाएंगे, यहाँ पे देखो अंग्रेजी शब्द जो है रेशनल, ये जो परिमेय संख्या का इंग्लिश जो है रेशनल, परिमेय का इंग्लिश रेशनल की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है। ठीक है, किससे, रेशियो से। और q अंग्रेजी शब्द कोसेंट से लिया गया है। ये जो q है ना, कोसेंट से लिया गया, उनको लगा कि ना q मतलब कोसेंट है, तो कोसेंट से ही हम करेंगे, मतलब ये ले लेते हैं, हमारे लिए उचित रहेगा। ये जो परिमेय संख्या को हम दर्शाते हैं ना, q से ही बेस्ट रहेगा, q ही बेस्ट रहेगा, तो ठीक है, तो इसीलिए हम q संख्या से दर्शाते हैं। अब देखो उदाहरण देखिए परिमेय संख्या का, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो एक है, एक को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखो एक को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं आराम से। 0 है, बटा 1 डाल दो, किसी के नीचे बट्टे में नहीं होता है कुछ भी, तो 1 होता है, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2/1, 2 भी परिमेय संख्या है, 3, हाँ 3/1 परिमेय संख्या है, और जो बट्टे में है वो तो परिमेय संख्या है ही। माइनस वाला भी है, -5 क्या परिमेय संख्या है, बटा 1 डाल दो, परिमेय संख्या है। ये -20 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कि कभी ऐसा नहीं कर देना, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका रूल के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रूल है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इतना बात समझ में आ गया होगा, चलो अब देखो, अब इस परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या हम ना चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 1.1 में परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो बोलता है दो परिमेय संख्याओं a और b के बीच में n परिमेय संख्या निकालने का सूत्र। ठीक है, कई यानी बोल देगा कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या, 6/2 3/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो उसको ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है स्मॉल a प्लस स्मॉल n है। ठीक है, n इंटू b माइनस 1 बाई a बड़ा n प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल a का मतलब होता है पहली संख्या, स्मॉल b का मतलब होता है दूसरी संख्या,
और स्मॉल n का मतलब होता है कौन सी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं उसकी संख्या, यानी पहला परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, दूसरा संख्या निकाल रहे हैं, तीसरा संख्या निकाल रहे हैं। इस तरह से 10 जैसे दिया हुआ है तो पहला परिमेय संख्या निकालेंगे तो n की जगह पे छोटे n की जगह पे पहला 1 दे देंगे, दूसरा परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो छोटे n की जगह पे 2 दे देंगे, तीसरा परिमेय, इस तरह से 10वां परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो छोटे n की जगह पे 10 लिख देंगे। वही बड़ा वाला जो n है इसके जगह पर, इसका मतलब यह है कि कुल कितने परिमेय संख्या निकालना है, यानी टोटल कितना परिमेय संख्या निकालना है 10, तो यहाँ पे 10 ही रहेगा, बड़े की जगह पे हमेशा 10 ही रहेगा, लेकिन छोटे वाले संख्या की जगह n की जगह पे बदलते रहेगा, ठीक है। तो ये था। अब देखो ये अगर अच्छा से पढ़ लोगे तो तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 जो है ना बहुत ही आराम से हो जाएगा, बहुत ही आराम से। वो ऐसे कि अब तुमको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में इसको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। इसको तुम लोग याद करना, रट्टा मारना, जो भी करना है कर लेना, अब तो तुम समझ गया ही होगा, तो इसको तुम लोग आराम से पढ़ना, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।